हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आज का थंबनेल देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, क्वेश्चन मार्क। मुश्किल लगते हैं, लगते ही होंगे, बिल्कुल लगते होंगे। घबराइए नहीं, ये वीडियो देखिए। पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपको ये बताने की कि भाई ये क्या है। ये कहीं मार्स से उतर कर आए हुए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपको एक चीज मैं ये बताती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी दीज थ्योरीज, और ये थ्योरीज उनको डिफिकल्ट लगती हैं क्योंकि ये उनको एलियन लगती हैं। लेट मी ट्राई टू मेक दीज थ्योरीज ह्यूमन। मैं इन थ्योरीज को ह्यूमन बनाने की कोशिश करूंगी और इसी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। मोस्ट स्टूडेंट्स लूज मार्क नॉट बिकॉज दे स्टडी लेस, बिकॉज थ्योरी अपीयर्स स्कैरी टू देम। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं इसको बहुत आराम से आपको ह्यूमन बना के समझाऊं। तो इसी पे एमसीक्यूज के हैं। मगर एमसीक्यूज, अगर आप एक बात को याद रखिएगा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट मेरे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए इससे संबंधित अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप उनमें गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको, और आप जानते हैं ना कि सिलेक्शन चाहे 1 नंबर से रुके या 2 नंबर से रुक गया तो रुक गया। तो इसीलिए वो 1 नंबर 2 नंबर हमारे नंबर ना ले जाए, हमारा पत्ता ना काट दे, इसके लिए आइए करते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म का। इसका क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में पोस्ट मॉडर्निज्म और इनके बारे में बताना चाहूंगी। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है क्या? क्योंकि अगर हमें ये बताना है, सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। आप क्वेश्चन बाद में देखना, पहले आप मेरी बात को समझो। आपको, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या आपने ये टर्म सुना है पोस्ट मॉडर्निज्म? बिल्कुल, आप बिल्कुल आराम से जवाब दीजिए। पोस्ट मॉडर्निज्म आप लोगों ने सुना है? आप सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म को समझिए। पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं सुना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है आप उसे, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप उसे एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो कि भाई क्या है, लेकिन क्या हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ, मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है बिल्कुल एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी कि क्या है। एक सिंपल सी चीज है कि आप लोगों ने मॉडर्निज्म जरूर पढ़ा होगा। मॉडर्निज्म मीनिंग ढूंढता है, पोस्ट मॉडर्निज्म मीनिंग नहीं ढूंढता। आप ये बात के चलिए, पोस्ट मॉडर्निज्म एक तरीके से खिचड़ी है। पोस्ट मॉडर्निज्म मीनिंग नहीं ढूंढता, वो कहता है ना डेथ ऑफ द ऑथर, वो कहता है हर व्यक्ति का अपना एक अलग मीनिंग होता है। तो मॉडर्निज्म सर्चेस फॉर मीनिंग एंड पोस्ट मॉडर्निज्म डजंट रन आफ्टर मीनिंग। तो पहली चीज तो ये है। और इसके बाद अब मैं आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म और ये आराम से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करूंगी और देखती हूँ कितना आपको समझ में आता है। सबसे पहले पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म के बाद आया पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्न एज क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जानते हैं ना, 1914 से 1918 तक हुई। लोगों का विश्वास टूटा, लोगों को ये पता लगा कि भाई दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना दिखाया जाता है, एक फ्रेगमेंटेड चीज आई। उसके बाद आया पोस्ट मॉडर्निज्म, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड और वर्ल्ड वॉर हो गई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आया। पोस्ट मॉडर्निज्म ने कहा, एक आपने वो गाना सुन रखा है, तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय। तो बात उन्होंने ये कहा कि सभी का मीनिंग जो है वो मायने रखता है। अगर तुम इस चीज को इस रूप में समझ रहे हो तो तुम सही हो। तो भाई इस बात का मीनिंग ये समझ में आ रहा है तो ये भी सही है। तो वो कहता है कि वो ना ग्रैंड नैरेटिव्स को, जो मेटा नैरेटिव्स होते हैं, जो बेसिकली उसने ना कहा कि जो, अगर पोस्ट मॉडर्निज्म ने ये कहा कि एक लिटरेरी या कल्चरल मूवमेंट था। इसने कहा देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि अगर कोई ग्रैंड नैरेटिव्स में लिखा हुआ है कि ये सच है, नहीं, हम तो नहीं मानते। अगर साइंस ये चीज प्रूव कर दे एब्सोल्यूट ट्रूथ है, नहीं, हम नहीं मानते। रियलिटी एक
फ्रेगमेंट की तरह। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। मॉडर्निज्म एक शीशे की तरह है जो इंसान को दिखाता है तुम कैसे दिखते हो, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म ये मान लो शीशा कई जगह से टूट जाए, तो वो जो टूटे का शीशे का जो आपको जगह है ना, हर टूटे शीशे की जो किरचे हैं उसमें अलग 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 चीजें दिखेंगी, अलग अलग तरीके से आप जोड़ के, तो वो है, उसमें भी आप हो, एक पूरे शीशे में भी आप हो। ये है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स फिक्स्ड मीनिंग्स, इट रिजेक्ट्स फिक्स्ड मीनिंग। वो कहता है, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है देयर इज नो सिंगल ट्रुथ। 1945 के बाद का समय पोस्ट मॉडर्निज्म माना जाता है। देयर इज नो सिंगल ट्रुथ, कोई एक सिंगल ट्रुथ नहीं है। मीनिंग इज मल्टीपल, मीनिंग मल्टीपल, हर व्यक्ति का अपना एक अलग मीनिंग है। रियलिटी फ्रेगमेंटेड है, जैसे मैंने ये कहा, वो भी रियलिटी है जब आप टूटे हुए शीशे में दे रहे हो, एंड दैट इज फ्रेगमेंटेड। मिक्स ऑफ स्टाइल, जॉनरास, भिन्न, मिक्स कर दो, पास्टिश, हर, अब इस वर्ड को छोड़ देती हूँ, मेरा मुंह से निकल गया, छोड़ो। मिक्स ऑफ स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स को मिक्स करा जाता है। इसमें आयरनी यूज होती है, सतही मीनिंग कुछ और, अंदर खाने का मीनिंग अलग। पैरोडी होती है। और इस पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, सबसे पहले डाउट करता है ग्रैंड ट्रुथ्स पे, ग्रैंड ट्रुथ्स पे जो है वो डाउट करता है, और वो पॉप कल्चर और हिस्ट्री का मिक्सचर है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन से जो है मैं आप लोगों को समझाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आप लोग देखिए, और जब अगर सवाल मेरी बात समझ में आई हो तो जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से दीजिएगा। यहां पर जॉन लियोटार्ड डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म एज एन इनक्रेड्युलिटी टूवर्ड्स हिस्ट्री, साइंस, मेटा नैरेटिव्स, लैंग्वेज। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आराम से दे देंगे। सबसे पहले आप इसका समझिएगा, आपको मैं एक वर्ड बताती हूं, इसमें एक वर्ड आ रहा है मेटा नैरेटिव्स। मेरे ख्याल से एक यही शब्द होगा जो, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो यही एक शब्द होगा जो आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। अब मेटा नैरेटिव्स क्या होते हैं? मेटा मीन्स होता है, मेटा नैरेटिव्स का मतलब होता है बिग पावरफुल स्टोरीज। जो बिग पावरफुल स्टोरीज होती है ना, आप चीज को समझिए, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी चीज रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उसमें रटने से काम नहीं चलेगा। उसमें काम चलेगा जब आप अपने आप को कंपोज रखेंगे, बिल्कुल शांत रह के चीज को समझ कर कीवर्ड्स पकड़ेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कीवर्ड्स पकड़ना, रटना नहीं है कि भैया हर एक का ऑप्शन बी होगा, हर एक का ऑप्शन सी होगा, नहीं। इस समय आपको कंपोज रख के कीवर्ड्स पकड़ने, कि मॉडर्निज्म का अगर फ्रेगमेंटेशन है तो पोस्ट मॉडर्निज्म का मेटा नैरेटिव्स हो सकता है, मगर ये है क्या? बिग पावरफुल नैरेटिव्स, इन्हें कहते हैं मेटा नैरेटिव्स। बिग पावरफुल स्टोरीज दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन लाइफ, जो लाइफ में हर चीज एक्सप्लेन करती हैं। मेटा नैरेटिव्स का मतलब था बिग पावरफुल स्टोरीज दैट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन लाइफ। जैसे कि वो ये कहते हैं, साइंस विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, हिस्ट्री ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस, देयर इज वन यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर एवरीवन, रिलीजन, रीजन, आइडियोलॉजी हैज ऑल द आंसर्स। ना जी ना, लोग बहुत शुरू में लोग जो है इस बात पे यकीन करते थे। अब ये जो वर्ड आ रहा है इनक्रेड्युलिटी, इसका मतलब होता है डिसबिलीफ, दैट इज डिसबिलीफ। तो जॉन फ्रेंकोई ल्यूटॉर्ड ने डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म एज एन इनक्रेड्युलिटी। इनक्रेड्युलिटी किस चीज की तरह बताई? उन्होंने कहा जब हर व्यक्ति का अपना एक अलग मीनिंग होता है, हर किसी का अपना एक विश्वास अलग होता है, तो भैया जो सबके लिए विश्वास, जब एक मीनिंग सबके लिए लागू कैसे हो सकता है? इसीलिए उन्होंने इनक्रेड्युलिटी किस पे दिखाई? मेटा नैरेटिव्स पे। तो मेरी बात को समझिएगा। और दूसरा क्वेश्चन, अ मेजर फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न फिक्शन इज, पोस्ट मॉडर्न फिक्शन का मेजर फीचर क्या था? लीनियर प्लॉट, फ्रेगमेंटेशन, मॉरल सर्टेनिटी। चलो आप लोग पहले, मैं क्या है ना, मैं आज जल्दी जल्दी नहीं भाग रही, मैं इसलिए नहीं भाग रही क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ कि जिससे कि आप लोग अपना आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को करो, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को दिक्कत लगती हैं।
देखिए और ये याद रखिएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म केम आफ्टर 1945 के बाद का माना जाता है। तो मेजर फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न इसका भी है, मेजर है फ्रेगमेंटेशन। बस बटा हुआ तो है ही ना, फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रियलिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर सजेस्ट, रोलैंड बार्थेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और रोलैंड बार्थेस का नाम अगर आपने सुना है तो उसमें जो है ये एक डेथ ऑफ द ऑथर है। और अगर बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है कि व्हाट डज इट मीन, तो मैं आज आप लोगों को अपनी ह्यूमन भाषा में से समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये कई बार किताबों में हम चीजें पढ़ते तो हैं मगर हमें वो बात समझ में नहीं आती कि इसमें लिखा क्या है और ये क्या कहना जो है वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी और क्या है ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अम, बताने का जो है इससे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। देखिए 1967 का रोलैंड बार्थेस का ये एसे है, द डेथ ऑफ द ऑथर। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में ये आए कि भाई डेथ ऑफ द ऑथर तो हम रट लेते हैं, रोलैंड बार्थेस का ये ऐसे है, और नेट के सवाल एग्जाम में रोलैंड बार्थेस से बहुत सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि रोलैंड बार्थेस ने जब ये पोस्ट मॉडर्निज्म में दिया, इसका मीनिंग क्या है, ये 1967 का उनका एसे है। उन्होंने इसमें ये बताया द डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब कोई लिटरल डेथ नहीं। उन्होंने कहा कि जब कोई भी कोई टेक्स्ट आता है ना, उस टेक्स्ट में मीनिंग फिक्स नहीं होता। Let the reader decide the meaning of the text. Are you getting my point? Let the reader decide the meaning of the text. मैंने कोई टेक्स्ट पढ़ा, मेरे हिसाब से उस टेक्स्ट का ये मीनिंग है, तो लिखने वाले के हिसाब से क्या मीनिंग है वो खत्म हो जाता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। Here lies the death of the author. The death of the author means कि where the reader interprets the meaning himself, जितने लोग पढ़ेंगे उनके हिसाब से अलग अलग मीनिंग होगा। दैट वी कॉल द डेथ ऑफ द ऑथर। द आइडिया ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर कहाँ, किसका कॉन्सेप्ट है, रोलैंड बार्थेस, पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कहां से आया है, क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है। तो अब आप लोग कि भैया इसमें हमको यही दिख रहा है, ना 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 ना, मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, मीनिंग फिक्स्ड नहीं है। हर रीडर का अपना एक अलग मीनिंग होता है, और जब हर रीडर का अपना मीनिंग हो जाता है तो उस हिसाब से डेथ ऑफ द ऑथर, ऑथर की डेथ हो जाती है। ऑथर क्या कहना चाह रहा है ये मायने ही नहीं रखता। 3 क्वेश्चन समझ में आए? आए अच्छे से समझ में? बताओ अच्छे से समझ में आए तो तुमको जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत हद तक समझ में आ गया। Which technique is closely associated with postmodernism? Allegory, metafiction, epic simile, pastoral realism। अब आप इसको भी समझ लो भाई। क्यों समझ लो? क्योंकि इसको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं ये मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अब इसमें पहले आप लोग सवाल का जवाब दो, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ी हुई टेक्निक कौन सी है, एलिगरी, मेटाफिक्शन, एपिक सिमिली। तो इसमें आप ये सबसे पहले समझिए कि क्या है। देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन एक वो टर्म है जो आपने, यही टर्म होगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा। मेटाफिक्शन का मतलब होता है, मेटाफिक्शन मैंने पहले ही बता चुकी हूं, मेटाफिक्शन का मतलब होता है जिसमें जो मेटाफिक्शन एक्सपोजेस द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द टेक्स्ट। फिर दोबारा से बोल रही हूं, मेटाफिक्शन टेक्स्ट की आर्टिफिशियलिटी को, नकली पने को बता देता है, और वो रीडर को बता देता है कि भाई आप जो पढ़ रहे हो ना दैट इज फिक्शन, दैट इज फिक्शन। जैसे अगर आप यहां पर ये देखो, टेक्स्ट जो होता है ना वो खुद अपने ऊपर कमेंट करता है, टेक्स्ट अपनी स्टोरी टेलिंग पे कमेंट करता है। वो बार बार ना इल्यूजन को तोड़ता रहता है कि भाई आप बाहर आ जाओ, इसमें ज्यादा डीपली मत जाइए आप इसमें, क्योंकि
whatever you are studying, whatever you are reading, whatever you are going through, that is fiction, that is not reality. तो don't try to get connected with it. उसे मेटाफिक्शन, उसमें ना बीच बीच में टेक्स्ट में अपने आप कमेंट्री इतनी होती है कि वो रीडर को ये बता देता है कि whatever you are reading, that is fiction. ये होता है मेटाफिक्शन. मेटाफिक्शन exposes the artificiality of the narrative, and it tells the reader that whatever you are reading, that is an artifact, that is a constructed artifact, so don't get connected to it. That is metafiction. Postmodern texts usually reject experimentation, ambiguity, single absolute truth. आप लोगों के दिमाग में फट से आंसर आ गया होगा, एंड द आंसर इज सी. वो ये कहते हैं जब वो ग्रैंड नैरेटिव्स को वो करते हैं ना, ग्रैंड नैरेटिव्स को जब वो लोग उसको मानते नहीं है, वो लोग ग्रैंड नैरेटिव को डिस्कार्ड करते हैं, ग्रैंड नैरेटिव का विद्रोह करते हैं, तो ऑब्वियसली वो खुद ही कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म ऑलवेज रिजेक्ट सिंगल एब्सोल्यूट ट्रूथ. वो कहते हैं जब डेथ ऑफ द ऑथर है, हर व्यक्ति के लिए मीनिंग अलग है, तो हर व्यक्ति के लिए एक सत्य कैसे हो सकता है. एन ओपन एंडिंग इन फिक्शन इज टिपिकल ऑफ. आप लोगों ने फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन पढ़ी है? ओपन एंडिंग का मतलब होता है कि जब जो राइटर होता है ना वो छोड़ देता है और वो ये कहता है कि हर कोई इसका एंड अपने हिसाब से करे. दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म. फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन है, हर कोई इस चीज का एंड अपने हिसाब से करे. दैट इज टिपिकल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म. क्योंकि जब मीनिंग सबके लिए अलग अलग, तो एंडिंग भी सबके लिए अलग अलग ना, तो पोस्ट मॉडर्निज्म. मिक्सिंग हाई एंड लो कल्चर इन लिटरेचर एम्स टू. अब ये हाई एंड लो कल्चर का क्या मतलब होता है? ये प्रिजर्व एलीट आर्ट, रिजेक्ट पॉपुलर कल्चर, चैलेंज कल्चरल हायरार्की, ये भी मैं आपको बताऊंगी. पर कि ये हाई एंड लो कल्चर क्या है और उसके बाद देखिए, हाई कल्चर का मतलब होता है एलीट, एजुकेटेड और अपर क्लासेस, जैसे क्लासिकल लिटरेचर, फिलॉसफी एंड ड्रामा, सीरियस एंड रिफाइंड. लो कल्चर की बात करें, पॉपुलर या मास कल्चर, जिसमें आता है पॉपुलर फिल्म्स, टीवी सीरियल्स एटसेट्रा, तो इसे कहते हैं लो कल्चर. हाई कल्चर रिफाइंड, सीरियस एंड बेसिकली formed for the class. And low culture, टीवी सीरियल्स, पॉपुलर फिल्म्स, और जिसे टैकी भी कहा जाता है, फॉर मास. दैट इज क्रिएटेड फॉर मासेस. हाई एंड लो कल्चर क्यों क्यों कर मिक्स करा जाता है? आप बताइए क्यों मिक्स करा जाएगा? प्रिजर्व एलीट का ना, रिजेक्ट पॉपुलर कल्चर, चैलेंज कल्चरल हायरार्की, प्रमोट रियलिज्म. तो सही जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? मुझे पता है आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दे दिया है. इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया है और मैं थोड़ी बहुत कामयाब हो गई हूँ इस मामले में. तो चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ, और इसका आंसर है आपका दैट इज चैलेंज कल्चरल हायरार्की. कि भाई मासेस यही देखेंगी, क्लासेस यही देखेंगी ना, चैलेंज कल्चर. मुझे पता था आप लोगों का भी यही जवाब है. इंटरटेक्सुअलिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर आइसोलेशन ऑफ टेक्स्ट, प्योर ओरिजिनलिटी, टेक्स्ट रेफरिंग टू अदर टेक्स्ट. भाई देखो, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, एंड दैट इज इंटरटेक्सुअलिटी. अब ये इंटरटेक्सुअलिटी क्या है? लेट मी टेल यू क्लियरली इंटरटेक्सुअलिटी होता क्या है. देखिए, इंटरटेक्सुअलिटी में ये समझिए कि इंटरटेक्सुअलिटी, इंटर किसी चीज का वैसे तो इसका आंसर आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि क्या होता है. देखिए, इंटरटेक्सुअलिटी का बहुत सिंपल सा जो है वो आपको बताती हूँ. ये इंटरटेक्सुअलिटी पोस्ट मॉडर्निज्म में ये बोलते हैं कि नो टेक्स्ट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी टेक्स्ट अपने आप में पूर्ण नहीं होता.
हर लिटरेरी टेक्स्ट जो होता है ना, एवरी लिटरेरी टेक्स्ट इज शेप्ड बाय अर्लियर टेक्स्ट। हर लिटरेरी टेक्स्ट अपने से पहले वाले टेक्स्ट के द्वारा शेप किया जाता है। तो इंटरटेक्चुअलिटी का अब एक चीज इसमें भी बताती हूँ। इंटरटेक्चुअलिटी जो वर्ड है ना, दैट इज वाज कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टोवा। जूलिया क्रिस्टोवा के द्वारा इसको जो है वो कॉइन किया गया था, इंटरटेक्चुअलिटी को। और उन्होंने कहा था कि एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से बात करता है, यानी कि जब आप विभिन्न उसमें एक एक किताब में जब आप बहुत सारे टेक्स्ट को यूज करते हैं, अर्लियर टेक्स्ट को यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। जैसे और इंटरटेक्चुअलिटी के एग्जांपल समझिए, जैसे अल्यूजन। जैसे टीएस इलियट ने, हालांकि वो मॉडर्न एज का वर्क है, उन्होंने टीएस इलियट ने अपनी वेस्टलैंड में बहुत सारे वर्क्स को कोट करा है, अल्यूजन दिया। आई एम नॉट प्रिंस ये तो उसमें नहीं है। जैसे ये तो जो है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का है। लेकिन जैसे उन्होंने लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, इसके अलावा हैमलेट का गुड बाय वो भी हैमलेट से लिया है। तो ये जो लाइंस ली है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जर्मन वो से लिया है, और त्रिस्ताना उससे लिया है, इज्यूल्ड से लिया है। तो ये सब क्या है कि जब आप एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से बात करता है, यानी कि एक वर्क में आपको कई सारे टेक्स्ट दिखते हैं, अल्यूजन दिखता है। जब आप अल्यूजन देखते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस, जैसे अगर कोई नॉवल जो है वो एडम और ईव के बारे में बता रहा है, तो वो इंटरटेक्चुअलिटी। इसी तरीके से आप कोई कोटेशन लेते हैं, इफ यू directly borrow a quotation from some text, that is intertextuality। इसके अलावा एडेप्टेशन होती है, जैसे आप इसका एग्जांपल इंटरटेक्चुअलिटी है, एडेप्टेशन है भाई। जैसे आप सबको है पता है कि जो किंग लियर था, तो किंग लियर का एडेप्टेशन जो है वो उसका हैप्पी एंडिंग करके किया गया। तो शेक्सपियर ने थोड़ी लिखा था, उसको अडेप्ट करा गया। इसी तरीके से जो टेम्पेस्ट को अडेप्ट करके एन्चेंटेड आइलैंड बनाया गया ड्राइडन का, तो वो दैट इज इंटरटेक्चुअलिटी। इसे कहते हैं इंटरटेक्चुअलिटी। तो टेक्स्ट रेफरिंग टू अदर टेक्स्ट, दैट इज नोन एज इंटरटेक्चुअलिटी। अब आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजें समझाने में ही मुझे काफी समय लग रहा है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये चीजें आपको डिफिकल्ट ना लगे। तो ये मेरा छोटा सा मेरा एक प्रयास है आप लोगों को इतनी मुश्किल थ्योरी समझाने का, विच इज नॉट मतलब मुश्किल होती हैं थ्योरीज, ऑब्वियसली होती हैं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं बहुत अच्छे से ये समझा पाऊँ। आज मेरे गाल बहुत लाल हो रहे हैं। विच इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न ट्रेट, आयनी, प्लेफुलनेस, सर्टेनिटी। अब अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो पोस्ट मॉडर्न आपको आ गया। वही बड़ी टैकी सी लाइन आ गया, 22 मिनट में पोस्ट मॉडर्न आपकी मुट्ठी में। बहुत ही जड़ी हुई लाइन है, मगर मैंने फिर भी बोल दी। विच इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न ट्रेट, इनमें से कौन सा पोस्ट मॉडर्न ट्रेट नहीं है? आयनी बिल्कुल है, प्लेफुलनेस बिल्कुल है, हाई एंड लो कल्चर को मिला देते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, हर एक का अपना अपना मीनिंग है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एब्सोल्यूट मीनिंग तो इसमें होता ही नहीं है, तो ये इसका ट्रेट नहीं है। अनरिलायबल नरेशन मेनली क्वेश्चंस, अनरिलायबल नरेशन जो जो आपका मेटा फिक्शन है, प्लॉट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, लैंग्वेज रूल्स या जॉनरा। तो अनरिलायबल नरेशन बेसिकली क्या बताता है, तो देखिए और बताइए। अनरिलायबल नरेशन मेनली क्वेश्चंस, अनरिलायबल नरेशन मेनली क्वेश्चंस प्लॉट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या लैंग्वेज रूल्स। अब इस बात का क्या मतलब हुआ ये भी मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, जिससे कि आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप भूले ना। प्लॉट स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ या लैंग्वेज रूल्स या जॉनरा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, इसका जो सही जवाब है वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। और क्यों है ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। इसका लैंग्वेज वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। देखिए, पहले हम ये समझते हैं अनरिलायबल नरेशन क्या होता है। अनरिलायबल नरेशन का मतलब होता है जब जो नरेटर, कहानी कहने वाला होता है, उसके बात पर पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो बायस्ड हो सकता है उसे नॉलेज कम हो सकता है वो जानबूझ के धोखा दे रहा हो,
तो ये टर्म जो है ना, जो थ्योराइज कही थी, अनरिलायबल नरेशन। अनरिलायबल नरेशन मैंने बताया ना कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब को पढ़ के आप सोचो कि भाई ये लिखने वाला तो ज्ञानी ही होगा, जो लिखा है सही लिखा। ना ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अनरिलायबल नरेशन का ये मतलब है कि इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बुक, देन यू शुड नॉट होली एंड कंप्लीटली बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर राइटिंग, क्योंकि हो सकता है द पर्सन इज बायस्ड, हो सकता है द पर्सन हैज लिमिटेड नॉलेज, और ही वांट, और द पर्सन वांट्स टू डिसीव अदर्स। तो अनरिलायबल नरेशन का मतलब है कि अब आप उस पर यकीन नहीं कर सकते। ये जो टर्म पॉपुलराइज करी थी, दैट वाज वेन सी बूथ के द्वारा की गई थी, वेन सी बूथ के द्वारा की गई थी। और इसमें कि एन अनरिलायबल अनरिलायबल narrator is one whose version of events deviates from the objective truth of the story। तो ये क्या करते हैं, unreliable narration मेनली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को क्वेश्चन जो है वो करता है, इट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब था व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द फिक्शनल वर्ल्ड, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द फिक्शनल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। फिक्शनल वर्ल्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है। पोस्ट मॉडर्निज्म लार्जली रिएक्ट्स अगेंस्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म किसके अगेंस्ट आया था, मॉडर्निज्म के। मॉडर्निज्म रियलिज्म के अगेंस्ट आया था, ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट आया। पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटी इज यूजुअली सीन एज स्टेबल, यूनिफाइड, फ्रेगमेंटेड या फिक्स। आप खुद बताओ क्या होनी चाहिए। पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटी को कैसा देखा, स्टेबल हो जब मीनिंग सबके लिए अलग अलग, यूनिफाइड जब मीनिंग सबके लिए अलग अलग, फिक्स जब मीनिंग सबके लिए अलग अलग, तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेड जब मीनिंग बिखरा हुआ तो फ्रेगमेंटेड, यानी कि बिखरा हुआ। कीवर्ड्स, which genre blending is common in postmodern fiction? Epic tragedy, myth, detective plus popular culture, pastoral plus elegy या sonnet out। आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले विच जॉनरा ब्लेंडिंग इज कॉमन, दैट इज मिथ, डिटेक्टिव, पॉपुलर कल्चर। पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने भी आपको पहला भी एक की पॉइंट बनाया था, ये एक तरीके से खिचड़ी है। पहले मॉडर्निज्म में मिथ से संबंधित अलग, डिटेक्टिव की कहानियां अलग और पॉपुलर कल्चर अलग। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर क्या करता है, सबको एक साथ जोड़ लेता है। तो ये खिचड़ी की तरह है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज अ खिचड़ी। तो मिथ, डिटेक्टिव एंड पॉपुलर कल्चर सबको मिला लेता है, दैट इज खिचड़ी है ये। अरे क्या हुआ, एक मक्खी सी आ जाती है हमारे यहाँ, वो एक काम कर देती है, क्या करूँ मैं इसका। चलिए, दैट इज मिथ, डिटेक्टिव एंड पॉपुलर कल्चर। Language in postmodernism is viewed as transparent, stable, playful and unstable, sacred। अब आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके दिमाग में मेरे साथ, मैंने पढ़ते ही आगे आ गया, तो आप लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत हद तक समझ में आ गया, एंड दैट इज प्लेफुल एंड अनस्टेबल। विच कॉन्सेप्ट बेस्ट सूट्स पोस्ट मॉडर्न थॉट, एब्सोल्यूट ट्रुथ को ये रिजेक्ट करते हैं, ग्रैंड नैरेटिव्स को रिजेक्ट करते हैं। सी, प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग्स, भाई एक ही चीज के कई सारे मीनिंग होते हैं, सो द आंसर इज प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग। तो ये था आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। अब इसमें है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में भी अगर आप कहो तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ज्यादा चीजें मेरे पास इसमें नहीं है, मतलब मुझे आज ये चीज जो है वो समझाने का था, तो मैंने कहा भाई कुछ चीजें जो है आपको समझा दूं, जिससे अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से जो इन क्वेश्चंस को कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बता देती हूँ। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और मैं इसको जरा पहले ठीक कर दूं, मुझे मजा सा नहीं आ रहा है। हाँ जी, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन कल्चर, आइडेंटिटी एंड लिटरेचर।
द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन कल्चर, आइडेंटिटी एंड लिटरेचर ऑफ द कॉलोनाइज्ड। ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता है, इसको ऐसा समझिए कि किसी देश में दूसरे देश के लोग आए, उन्होंने वो पहले रूल करने के हिसाब से आए हैं। वो ये मान के आए हैं कि जो जिस देश में हम जा रहे हैं, वहाँ के लोग अदरनेस से प्रभावित है, यानी कि वो हमारे जैसे नहीं है, दे आर लाइक चाइल्ड लाइक। और हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस है कि हम उन्हें सिविलाइज्ड करें, हम उन्हें सिविक बनाए। सैवेज है, हमारा काम है उन्हें सिविलाइज्ड करना। तो ये क्या हुआ, एक एम से वो आए। फिर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को बाय द क्यूट पावर ऑफ कन्विंसिंग, उन्होंने जो है उनको कन्वर्ट करना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उनको धीरे धीरे उनको ये एहसास दिला दिया कि यू आर सेफ इन आवर हैंड्स, तुम तो कुछ भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे उनके, जब आपने किसी के दिमाग पे काबू कर लिया, तो ऑब्वियसली आपने उस पर काबू कर लिया। गुलाम कोई इंसान को फोर्स से थोड़ी बनाया जाता है, गुलाम बनाते हैं यहाँ से। अगर तुम यहाँ से मुक्त फ्री हो तो तुम बंधनों में बंध के भी फ्री हो, और अगर तुम यहाँ से गुलाम हो तो तुम चाहे फ्री घूम रहे हो, तुमको लगी तो रहा तुम फ्री घूम रहे हो, तुम हो थोड़ी ना। तो यही चीज जो है, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के वो लोग आए, लोगों के दिमाग को गुलाम बनाया, और जो है क्या करा, गुलाम बनाने के बाद उनको जो है पूरा उनका लिटरेचर, उनका कल्चर सब बर्बाद कर दिया, तहस नहस। अब चलो, इतने लंबे साल तक तुमने राज करा, अब जो लोग वही उसी समय पैदा हुए वो तो वही देख रहे हैं ना। फिर वो लोग चले गए जो कॉलोनाइजर्स थे। अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम जो क्रिएट होता है ना, हाउ दे फील। तो ये जो लिटरेचर है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, दैट दिस फोकसेस ऑन कॉलोनाइजर्स वर्सेस कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइजर्स वो जिन्होंने कॉलोनीज बसाई, जो रूल करने आए। कॉलोनाइज जो गरीब गुरबे लोग, जिनको वो गरीब गुरबा मानते थे और जिन पे उन्होंने अधिकार किया, जिनके ऊपर उन्होंने अपने राज किया, देवर कॉलोनाइज्ड। इसमें एक होती है, इसमें कई सारे जो है टर्म्स है, हाइब्रिडिटी, दोनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर। क्यों ये लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते थे, कॉलोनाइज्ड, टू वॉइस देयर एग्नी, अपनी। एक बात बताओ, अगर मेरी भाषा है, मेरठ की भाषा, मेरी भाषा मुझे ही समझ में आती है और मेरे से जुड़े हुए 4-6 लोगों को समझ में आती है, तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं ये बात पूरी दुनिया में कैसे फैलाऊंगी? उस भाषा से ना, जो सबको आती है। और वो कौन सी है? अंग्रेजी। तो इसीलिए जो कॉलोनाइज्ड थे, दे स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश को यूज करा। इसके बाद एक वर्ड आता है ओरिएंटल्स। जो वेस्ट के लोग थे वो ईस्ट के लोगों को के लिए एक डेरोगेटरी वर्ड यूज करते थे, ओरिएंटल्स। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि भाई ये लोग उतने दिमागी रूप से विकसित नहीं, उतने दिमागी रूप से नहीं, उतने कल्चरली विकसित नहीं है। ये वर्ड ओरिएंटलिज्म जो दिया गया था, कि किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया है वर्ड एडवर्ड सेड के द्वारा। दिस इज तो ये मैं पहले पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में आपको बता के, ये जो इस पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो लिटरेचर है, इट फोकसेस ऑन पावर, डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस, कि भाई कॉलोनाइजर्स ने क्या करा, कॉलोनाइज ने किस तरीके से रेजिस्ट करा। दिस लिटरेचर पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस। इसमें हिस्ट्री लिखी गई है दोबारा से, और किसके पर्सपेक्टिव से? कॉलोनाइज्ड के पर्सपेक्टिव से। तो दिस पोस्ट कॉलोनियलिज्म it expresses the impact of colonization on the colonized, on people and culture. तो चलिए, अब इसी के साथ ये हो गए। आप थोड़े से क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों को और अच्छे से मैं देखती हूँ क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो ओरिएंटलिज्म किसके द्वारा दिया गया टर्म है? दैट इज एडवर्ड सेड। और जैसा मैंने आपको कहा कि वेस्टर्न लोग जो हैं खुद को बहुत ज्यादा सभ्य और ईस्टर्न लोगों को ओरिएंटल्स यानी कि असभ्य, सैवेज मानते थे। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म मेनली चैलेंजेस। पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है, दैट इज अ लिटरेचर, दैट इज द जो लिटरेरी वर्क्स है, दीज वर्क्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनाइज्ड, यानी कि जिनके ऊपर शासन किया गया। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म मेनली किसको चैलेंज करता है? बताओ किसको करता है? किसको करता है? वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म को।
कि अच्छा तुमको हम ही दिख रहे हैं बावले, हम ही दिख रहे हैं तुमको। दैट इज वेस्टर्न यूनि, जो वो ये मानते थे कि जो हम कह रहे हैं वेस्ट के लोग वही सही है। जो हम लोग क्योंकि एडवांस्ड है, हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एंड ये जो बेचारे ओरिएंटल्स हैं ये तो सैवेज है, चाइल्ड लाइक है। द कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज, कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट इज ऑफन रिप्रेजेंट, अभी मैंने एक शब्द यूज करा था अगर आपको याद हो, कॉलोनाइज सब, ये जो कॉलोनाइजर्स आए तो ये कॉलोनाइज जो जिस देश में गए वहां पे लोगों को क्या मानते थे, एग्जॉटिक, एक वर्ड यूज होता है एग्जॉटिक, और इसी के लिए यूज होता है अदर। तो यहाँ पर अगर आपने सही पहचान लिया तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, दैट इज अदर। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक्स इंट्रोड्यूस द टर्म, गायत्री चक्रवर्ती ने कौन सा कहा, कैन द सबॉल्टर्न स्पीक, उन्होंने कहा था सबॉल्टर्न किसे कहते हैं, वो लोग जो हाशिए पर हैं, दबा कुचला वर्क, उनका एक बहुत फेमस, कैन द सबॉल्टर्न स्पीक। तो गायत्री चक्रवर्ती ने टर्म कौन सा दिया है, सबॉल्टर्न, जो उनका जो टर्म है दैट इज, वैसे तो इसमें एक कैन द सबॉल्टर्न है, लेकिन सबॉल्टर्न रियलिज्म इसमें नहीं है। उन्होंने जो ये टर्म गायत्री चक्रवर्ती ने जो इंट्रोड्यूस करा टर्म, दैट इज स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म, दैट इज। अब मैं इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी, जिससे कि मैं आज बहुत कुछ बता रही हूँ मगर फिर भी मैं बताना चाहूंगी। स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म के बारे में बता के दो क्वेश्चन और करवा के, नहीं एक क्वेश्चन और करवा के, क्योंकि काफी टाइम आज आप लोगों का मैंने ले लिया है। मैंने इसमें पूरी कोशिश ये करी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो है समझा पाऊं। देखिए स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म क्या है, बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊंगी। conscious use of a unified sensibility, conscious use of a unified sensibility, नहीं identity, conscious use of a unified identity by diverse groups for political or strategic purposes. ये है, अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसको आपको, और इससे जो है ये गायत्री चक्रवर्ती जी ने दिया है। तो इसको हम और साधारण भाषा में समझते हैं कि ये क्या मतलब है इसका, स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म का। देखो स्ट्रैटेजिक ऐसे, इनका एक बहुत फेमस वर्क है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। अब इसको जरा हिंदी में समझिए। स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म ये गायत्री चक्रवर्ती जी के द्वारा जो है दिया गया टर्म है। उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल हाशिए पे खड़े हुए समूह है, यानी कि जो सबाल्टर्न्स है, हाशिए पे खड़े हुए समूहों के द्वारा जानबूझ के और टेम्परेली जानबूझ के और अस्थायी रूप से अपनी विविध पहचान को एक जॉइंट यूनिफाइड पहचान के रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पहचाने जाए। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म। कि जब बहुत सारे ग्रुप्स मिलके, जो बहुत सारे ग्रुप्स जो हाशिए पे खड़े हैं, वो सब एक साथ हो जाते हैं, अपनी एक पहचान बताते हैं, जिससे कम से कम वो पहचाने जाए, उनको एक पहचान मिले जो अभी तक उनको नहीं मिली। और बिखरे रहेंगे तो पहचान मिलेगी नहीं। तो दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। imagined communities deal with race theory, nation and nationalism, psychoanalysis, feminism। तो ये है आपका, that is imagined communities जो होती हैं, they deal with nation and nationalism। अब इस पे मैं यहाँ पर अपने बात को खत्म कर
करना चाहूंगी। बस इमेजिन्ड कम्युनिटीज, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज भी अगर एक बार पता चल जाता तो बहुत अच्छे से हमें चीजें जो है वो समझ में आ जाती। और मुझे काफी देर हो गई है, आज 40 मिनट में मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो करवाए हैं। तो आई होप कि देखिए, इमेजिन कम्युनिटीज का मतलब होता है, ये डील करता है नेशन एंड नेशनलिज्म का। अ, राष्ट्र जो होता है वो वास्तविक लोगों से बनता है, लेकिन उनकी जो एकता होती है ना वो कल्पना के स्तर पर होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जिसके सदस्य कल्पना के रूप में साझा रूप से अनुभव करते हैं, भले ही वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हो या ना जानते हो। ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपनी किताब इमेजिन कम्युनिटीज में दी है। इमेजिन कम्युनिटीज में ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया है। और सदस्य एक दूसरे को जानते नहीं है, फिर भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। इमेजिन कम्युनिटीज, दिस इज अ बुक रिटन बाय एंडरसन बेनेडिक्ट के द्वारा लिखी, बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। सदस्य एक दूसरे को जानते नहीं है मगर फिर भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। हर राष्ट्र की अपनी एक सीमा होती है, ये पूरी मानवता को शामिल नहीं करती है, और राष्ट्र खुद को स्वतंत्र सत्ता मानता है। तो इसे जो है ये कहा जाता है कि मतलब एंडरसन का ये मानना था कि अखबार, नॉवेल्स, अ, जब लोग सब एक ही भाषा में पढ़ते हैं ना तो उनके अंदर एक कम्युनिटी की फीलिंग जो है वो उत्पन्न होती है। दैट इज कॉल्ड नेशन एंड नेशनलिज्म। तो आई होप कि मैं, अगर आपने इनमें से 20 में से 10 क्वेश्चन का जवाब भी आपने अपने हिसाब से सही दिया है, मतलब जब मैंने आपको समझाया और उसके बाद आपने जवाब दिया, तो आपकी बहुत अच्छा आपका काम है। अगर आपको आज का सेशन आसान लगा तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द मार्क है, टॉप नॉच है। लेकिन अगर आपको आज का सेशन जो है वो डिफिकल्ट लगा तो घबराइए मत, आप भी वहीं पे खड़े हैं जहां पर कभी मैं खड़ी थी। मैंने भी चीजों को ऐसे ही सीखा है जैसे आज आप सीख रहे हैं। सबसे पहली जरूरत होती है कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप ये सोचे एग्जाम करीब आ रहा है, सीखने की इच्छा रख के आप क्या करेंगे? तो भैया एग्जाम जब आएगा ना तो इतनी सारी मुट्ठी में भर लोगों के, मुट्ठी भर लोग चुने जाएंगे, जो लाखों लोग बैठेंगे। तो जो लाखों लोग में से जो मुट्ठी भर लोग हैं ना वो सीखने की इच्छा के साथ बैठेंगे। सीखने की इच्छा होगी तो वो ना चीजों को पहचान जाएंगे, क्योंकि वो लर्निंग करके आए हैं। लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है। अगर कोई इंसान ये सोचने लगे लर्निंग तो हो गई, मुझे तो अब बहुत आता है, तो वो तो महामूर्ख है वो तो इंसान। तो वो जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, जो हर समय सीखने को तैयार रहते हैं, स्टे हंग्री स्टे फूलिश वाला हिसाब, वो लोग वहां पे क्वेश्चन को पढ़ के वाकई में ये समझेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं और कौन सा ऑप्शन सही लगाना है। तभी तो हम जो है, हाँ, वी विल बी द चॉइस, हम जो है छटे हुए ऑप्शन नहीं रह जाएंगे। सो विद दीज गोल्डन वर्ड्स आई, हियर आई रेस्ट। मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय।